हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एमके यादव, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द आईएएस हब। आज हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको जो बच्चों ने आंसर्स लिखे हैं वो देख के बताऊंगा कि यार ये इंट्रोडक्शन एक अच्छा तरीके का है। सबसे जरूरी है कि आपका पेपर पूरा होना चाहिए। तो जो 10, 12, 15 हजार बच्चे जो हैं जो यूपीएससी का मेंस लिखते हैं, सबसे ज्यादा लिखना है आपको और उन सबसे अच्छा लिखना है आपको, तभी आप सेलेक्ट होंगे। अच्छा कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड आपके आंसर में होना चाहिए। एक अच्छे इंट्रोडक्शन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? नमस्कार बच्चा लोग, आज का जो वीडियो है आप समझ लीजिए कि वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी का। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले उसका इंडेक्स देखते हैं। अगर इंडेक्स के पॉइंट्स देखते हैं, अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि आप उस किताब को आगे भी खोल के देखेंगे। अगर आपको वो इंडेक्स ही अच्छा नहीं लगेगा तो वेरी लेस चांसेस कि आप उसको आगे देखेंगे। वैसा ही यूपीएससी की जर्नी में आंसर राइटिंग होता है और आंसर राइटिंग की दुनिया में इंट्रोडक्शन होता है। सो नेक्स्ट 10-12 मिनट्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होता है और आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन लिखने की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। 12-15 मिनट का वीडियो है, ये हम एक सीरीज बनाएंगे पूरी। जो एक अच्छा आंसर होता है उसके 4-5 कंपोनेंट होते हैं। एक उसमें अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अच्छे पार्ट्स एंड सब पार्ट, जितने पार्ट पूछे हैं वो तो लिखने ही लिखने हैं। कुछ अगर हो तो एक छोटा-मोटा माइक्रो डायग्राम बना के कुछ एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करिए। बिकॉज़ जो 10, 12, 15 हज़ार बच्चे जो हैं जो यूपीएससी का मेंस लिखते हैं, वो सब ही कुछ ना कुछ तो लिख के आते ही होंगे। तो उन सबसे ज़्यादा लिखना है आपको और उन सबसे अच्छा लिखना है आपको, तभी आप सेलेक्ट होंगे। तीसरा पार्ट एक आंसर राइटिंग में आता है कि आप अच्छे फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स, कीवर्ड्स यूज़ करें अपने आंसर में। चौथा कंपोनेंट है एक अच्छा कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड आपके आंसर में होना चाहिए। और पांचवा और सबसे जरूरी है कि आपका पेपर पूरा होना चाहिए। सो आंसर राइटिंग के जो 5 कंपोनेंट हैं उन पांचों पे हम एक वीडियो बनाएंगे और एक ये सीरीज होगी जिसके 5 वीडियोस होंगे। तो आज का जो पहला वीडियो है उससे मैं शुरू करता हूं कि एक अच्छे इंट्रोडक्शन के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो बच्चों ने आंसर्स लिखे हैं वो देख के बताऊंगा कि यार ये इंट्रोडक्शन एक अच्छा तरीके का है, ये इंट्रोडक्शन एक खराब तरीके का है। सो सबसे पहले तो 5 वो चीजें जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं, जो कॉमन है जो बच्चा करता है। इतने सारे सैकड़ों बच्चे जो मेरे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो सेलेक्ट हुए हैं, पिछले 4 साल की मेरे इस जर्नी में, यूपीएससी की जर्नी में, उन सब से जो मैंने सीखा है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको ये आंसर्स लिखने चाहिए, ये आपको आंसर्स नहीं लिखने चाहिए, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सो इंट्रोडक्शन में ये 5 चीज़ें आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी 4 या 5 चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी चाहिए। पहले पे आते हैं, क्वेश्चन है कि परसिस्टेंस ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव विशिएटेड इंटरस्टेट रिलेशंस। इस क्वेश्चन में आप एक इर्रेलेवेंट और अनरिलेटेड इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते हो, बिकॉज़ क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, उससे इंडिया की जो है रीजनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी सिचुएशन इन दैट रीजन, उसको कुछ चैलेंज आ रहा है। सो यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते नॉर्थ ईस्ट रीजन इज द पार्ट ऑफ नेशन वेयर डाइवर्सिटी इटसेल्फ इज डाइवर्स, हाउएवर दिस डाइवर्सिटी हैज लेड टू सम बॉर्डर डिस्प्यूट इश्यूज। सो जो क्वेश्चन में पूछा होता है वही आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको इररिलेवेंट और अनरिलेटेड इंट्रोडक्शन, बिकॉज जब इवैल्यूएटर अगर आपका आंसर पढ़ेगा और अगर इंट्रोडक्शन ही खराब हो गया, तो वो एक इमेज बना लेता है बच्चे की, और वो अगर खराब इमेज बनेगी तो उस क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लस वो ही इमेज के साथ वो आपका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन तक करेगा कि यार बच्चा ना इंट्रोडक्शन खराब लिखता है, इररिलेवेंट फैक्ट्स, फिगर्स या टॉपिक लिख रहा है। नेक्स्ट, जो रिलेवेंट इंट्रोडक्शन लिखना क्या चाहिए था कि भई असम, मिज़ोरम बॉर्डर में कुछ-कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिससे पुलिस फायरिंग हुई है और वो शो करता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है, उससे इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ चल रहे हैं। सो पुराने वाला खराब था, ये वाले में अच्छे कॉन्टेक्स्ट के साथ आप करंट अफेयर से कुछ उठा सकते हो, आप फैक्ट फिगर उठा सकते हो। मैं इस वीडियो के आखिरी 5 मिनट में आपको ये भी बताऊँगा कि कितने तरीके के इंट्रोडक्शन होते हैं और कौन-कौन से आपको एग्ज़ाम में लिखने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है,
व्हाट आर द इश्यूज रिलेटिंग टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्रिटिकली एनालाइज। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज एन एग्जीक्यूटिव पार्ट विद पावर्स एंड सो जो पूछा है क्वेश्चन में इनकम्प्लीट लिखा है या रॉन्ग डेफिनेशन लिखी है या नॉन स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन लिखा है, वो भी आपको नहीं करना है, बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक कंसेप्ट होता है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट है तो आपको आइडियली इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर देना चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, फिर हम उसके इश्यूज बता देंगे और फिर उसका सिग्निफिकेंस और मिसयूज। 3 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। सेकंड क्या लिखना चाहिए था आपको, ऐसे लिखना चाहिए था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन और 2 आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इससे रिलेटेड हैं। तीसरी मिस्टेक जो बच्चा, अब बच्चे को लगता है कि जो आंसर इवैल्यूएटर है हो सकता है उसको इतनी नॉलेज नहीं हो। देखो एक बात समझ लीजिए, वो 60 इयर्स 55 इयर्स 50 इयर्स का इवैल्यूएटर है। यूनिवर्सिटी या कहीं पढ़ाते होंगे, इतने सालों से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हर क्वेश्चन का मॉडल आंसर मिलता है उनको। कभी भी बैठ के वो गूगल कर सकते हैं इवैल्यूएशन के दौरान। सो आप फैक्चुअली रॉन्ग इंफॉर्मेशन अपने क्वेश्चन में मत डालिए। उससे इवैल्यूएटर का ट्रस्ट खत्म हो जाता है और जब एक बार ट्रस्ट खत्म होगा तो आपके सारे फ्यूचर के फैक्ट्स वो क्वेश्चनेबल तरीके से ही देखेगा। सो इस वजह से अगर ये कोई क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का कि सप्लाई चेन में क्या-क्या चैलेंजेस हैं और कुछ सॉल्यूशंस बता दो। सो यहाँ जो उन्होंने फैक्ट लिखा है कि इंडियन की 68% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर, वो फैक्चुअली रॉन्ग है। दैट नंबर इज 43-44। आप 40 भी लिख सकते हैं, 45 भी लिख सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 50% लिख सकते हैं। बट अगर आप फैक्चुअली रॉन्ग लिखेंगे 68% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, दैट शोज कि स्टूडेंट, अब वो क्यों करते हैं ऐसे? बिकॉज जब आप सर्विसेज में सेलेक्ट होंगे, जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो आपको फाइल नोटिंग लिखनी होगी, आपको अपने सीनियर्स को ब्रीफ करना होगा। चीफ मिनिस्टर ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांग लिया, चीफ सेक्रेटरी ने मांग लिया, आपके डीसी ने मांग लिया, किसी भी सीनियर ने। अगर आप यहाँ गलत लिख रहे हैं तो देर आर चांसेस कि आप वहां भी अपने फैक्ट्स में गलत होंगे। कोई फैक्ट आपने गलत बताया और वो पार्लियामेंट में टेबल होना है, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। इसी वजह से फैक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं लिखनी है अपने आंसर्स में। फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है, जैसे कि इस आंसर में इस बच्चे ने लिखा है। फिर क्या है, आपको ना देखो समझिए कि किसी अगर यूपीएससी आंसर्स लिखवाता है आपसे, उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं कि 10 मार्कर क्वेश्चन में 150 वर्ड्स होने चाहिए, 15 मार्कर क्वेश्चन में 250 वर्ड्स होने चाहिए। अब उसका सिग्निफिकेंस है, अगर आप 150 की जगह 300 वर्ड्स लिख दें या 150 की जगह 100 वर्ड्स लिख दें, तो दोनों ही केसेस में इवैल्यूएटर आपको मार्क्स नहीं देगा। आप 150 अगर पूछा है, 10 मार्कर क्वेश्चन है, आप 130 लिख दो या 170 लिख दो, उसके बीच में चल जाएगा। लेकिन अगर आप 300 वर्ड लिख रहे हैं, 200 वर्ड भी लिख रहे हैं, 250 वर्ड लिख रहे हैं, तो आपका एक तो पेपर छूटेगा, बिकॉज़ 20 क्वेश्चन्स लिखना है, आप एक में ज़्यादा लिख रहे हैं, तो कहीं कम लिख पाएँगे, तो एक पेपर छूटा। और दूसरा इवैल्यूएटर बोर हो जाएगा उससे, इतना बड़ा आंसर नहीं पढ़ना है उसको। तो आप इतना लेंथी इंट्रोडक्शन मत लिखिए। एक 10 मार्कर क्वेश्चन में आपका इंट्रोडक्शन 25 से 30 वर्ड का होना चाहिए और 15 मार्कर क्वेश्चन में वो 35 से 40 वर्ड का होना चाहिए, उससे बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। क्रिस्प एंड क्लियर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 3 से 4 लाइन में फिनिश कर देंगे। पांचवा और सबसे बड़ा मिस्टेक जो बच्चा नहीं समझ पाता, उसको लगता है सारे टॉपर कहते हैं डायग्राम बना दो, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग और इंट्रोडक्शन में ही हमने डायग्राम बना दिया। ऐसा नहीं होता। आप अगर किताब की शुरुआत, आपने देखा होगा ना कि बुक्स बनती हैं, अब बुक्स में रेफरेंसेस लिखना होता है, तो भाई रेफरेंसेस आप लास्ट में लिखेंगे, आप शुरू में रेफरेंसेस नहीं लिख सकते। शुरू में तो इंडेक्स ही चाहिए हमें, इंडेक्स पेज नंबर 1, 2, 3, 4 से ही शुरू होगा। सिमिलरली डायग्राम्स आप इंट्रोडक्शन में नहीं बना सकते हो। इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा, वर्ड्स लिखने होंगे, 4 या 5 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप डायग्राम मत बनाइए। आपके मार्क्स इसमें काटेगा इवैल्यूएटर, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। फिर आप सोचोगे सारे टॉपर्स ने कहा है कि अरे यार हमें तो इसमें डायग्राम बनाया हमने और फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए। तो आप बीच में कहीं बहुत बढ़िया-सा माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं, बट आफ्टर इंट्रोडक्शन आप इसको बनाइएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मेरा एक प्रोग्राम है साइंस ऑफ आंसर राइटिंग।
उस साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। जो एकदम फ्रेश बच्चा है, जिसको बिल्कुल नहीं आता, जो 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए 12 वीक्स का एक प्रोग्राम है। 3 महीने में हम स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर राइटिंग सिखाएँगे। जीएस पेपर 1, 2, 3 एथिक्स भी है उसमें, एस्से भी है, किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। सो ये नया है ट्रेंड कि जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन एक माइक्रो डायग्राम बना दिया। दिस इज समथिंग न्यू। आपको अपने आंसर्स में इनोवेट करते रहना पड़ेगा। जो आप लिख रहे हो वैसा ही कॉम्पिटिटर लिख रहा है और दूसरा कॉम्पिटिटर लिख रहा है, तो इवैल्यूएटर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। देखिए, मार्केट में सोर्सेस सेम ही है, आप हर कोई सेम सेम सी ही किताबें पढ़ रहे हैं, बट जब आप उनको समझ के आंसर लिखते हैं, तब आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये 5 मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखते समय। लेंदी इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है, स्टार्टिंग में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, कॉन्टेक्स्ट मिस नहीं करना है जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, और स्टैंडर्ड या डेफिनेशन एटसेट्रा अगर कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आपको बताऊँगा कि कितने तरीके के इंट्रोडक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, टोटल 20 क्वेश्चन्स आते हैं। 4-5 क्वेश्चन्स में एक तरीके का इंट्रोडक्शन लिख दो, 4-5 में दूसरे तरीके का, 4-5 में तीसरे एंड देन फोर्थ वे। सो कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। आपने कुछ पढ़ा होगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन पढ़ा और आपने लिख दिया रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेड इट, तो वो करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गया। फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन चल सकता है अपना। आपने स्टार्ट ही कुछ फैक्ट से कर दिया, मैं आपको अलग-अलग क्वेश्चंस में टॉपर्स ने कैसे लिखा है वो दिखाऊँगा। डेफिनिशन बेस्ड हो सकता है, आयरनी बेस्ड। सो आप जब अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को देखिए और सोचिए कि इस क्वेश्चन में मैं करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखूं, और उसी क्वेश्चन में अगर आपको फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखना है तो क्या लिखोगे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के पार्ट हैं। करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन बच्चे ने लिखा है मेंटल हेल्थ, सीधा लिख दिया कि लैंसेट की रिपोर्ट है 15% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया फेसेस मेंटल हेल्थ। सो ये एक करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गया। इसको मैं फैक्ट बेस्ड भी कर सकता हूं, मतलब इवैल्यूएटर के हिसाब से ये 4-5 तरीके का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये आपके याद करने के लिए है बस, कि सारे क्वेश्चंस में सेम टाइप का इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे हम। ये एक और है कि अरेबियन सी एटसेट्रा एंड ऑल है, कि अरेबियन सी इज इमर्जिंग एज ए न्यू साइक्लोनिक हॉटबेड। तो जब साइक्लोन आता है, हर साइक्लोन का एक नाम रखा जाता है। सो आप ये कर सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट नेम ऑफ द साइक्लोन एटसेट्रा, दे कैप्चर्ड हेडलाइन इन साउथ एशिया एज शो एज द एक्सेप्शनल राइज इन द साइक्लोनिक फ्रीक्वेंसी। सो रिसेंट में जो साइक्लोन आया उसका नाम उठाया और आपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया। फिर करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन, ये आपको नहीं लिखना है, लेकिन ना ये फैक्चुअली काफ़ी गड़बड़ वाला इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हो। सो आपको ये तो समझ में आ गया कि करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखना है, लेकिन करंट अफेयर्स बेस्ड खराब इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है आपको, गलत डेफिनेशन के साथ में नहीं लिखना है। सेकंड चलते हैं फैक्ट बेस्ड। सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या है? कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन द लाइट ऑफ इंक्रीजिंग डिजास्टर्स अक्रॉस कंट्री। सो यहां आप एक फैक्ट डाल सकते हैं कि भैया इंडिया इज द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू डिजास्टर। तो आपको सेपरेटली एक फैक्ट की भी लिस्ट बनानी पड़ेगी। जो मैं इस सीरीज के, जो मैंने आपको बताया कि हम 5 वीडियो बनाएंगे, उसी सीरीज में एक वीडियो बनेगा कि फैक्ट्स को कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल्स को कैसे यूज करना है, केस स्टडीज को कैसे यूज करना है, कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे आपने फैक्ट्स की एक लिस्ट बना रखी है, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज। वहां से आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि इंडिया इज द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, उठाया और डाल दिया। फैक्ट बेस्ड जो इंट्रोडक्शन है, ये अब गड़बड़ है कि क्वेश्चन है, दो क्रिप्टो करेंसी आर ए टूल ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, दे हैव आल्सो इमर्ज्ड एज ए रेगुलेटरी नाइटमेयर। कि भाई एम्पावरमेंट तो हो रहा है क्रिप्टो से, लेकिन रेगुलेटर्स के लिए बहुत चैलेंजेस क्रिएट कर दिए हैं। बच्चे ने लिखा है विद इमरजेंस फ्रॉम द बिटकॉइन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट रैपिडली ग्रोन 500% टाइम बाय 2021, जो कि एक फैक्चुअली रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। सो ये नहीं करना है आपको। फिर ये भी फैक्चुअली जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग 25%। अरे 25% तो भाई टारगेट है हमारा, हम अभी भी 15, 16, 17% पे बैठे हैं। सो फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन ऐसा होता है, बट ये गलत फैक्ट्स आप लिख रहे हैं ये बच्चे। तीसरा आता है डेफिनेशन बेस्ड।
काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे टॉपर्स अगर आप देख रहे होंगे तो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है रिवर्स माइग्रेशन, पेंडेमिक के टाइम हुआ था तो आपने रिवर्स माइग्रेशन को डिफाइन कर दिया। फिर स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो आपने एमएसपी को डिफाइन कर दिया। ये नहीं लिखेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ में आपने गलत-गलत जो आपने यहाँ पे डेफिनेशन डाल रखी है। आखिरी और जो मेरा सबसे फेवरेट है, जो मैं अपने हर बच्चे को सजेस्ट करता हूँ जिसके आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी है, आयरनी बेस्ड। हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है ये। क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड टू इंस्पायर मोर वुमेन टू एस्पायर फॉर करियर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो हमें इसमें एक ऐसा आयरनी डालना है कि भाई एक तरफ तो जो वुमेन है, वो ग्रेजुएट्स जो साइंस सब्जेक्ट्स में हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साइंस में जो करियर बना रही हैं वो बहुत कम है। तो यहाँ पे मैंने एक आयरनी शो कर दिया इंट्रोडक्शन में ही। और अगर आपने इंट्रोडक्शन में ही आयरनी शो कर दिया, ट्रस्ट मी यू विल स्कोर मोर देन एवरेज मार्क्स बाय द इवैल्यूएटर। एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर इफेक्टिव? आप यहाँ पे एक आयरनी शो कर सकते हो कि भैया देखो हम बहुत सारे क्रॉप्स के लिए एमएसपी तो देते हैं, लेकिन वो फार्मर्स की इनकम में ट्रांसलेट नहीं हो रही है। तो आयरनी है, इतनी सारी क्रॉप्स में एमएसपी दे रहे हैं लेकिन फार्मर सुसाइड अभी भी इतना ज़्यादा है, फार्मर्स इनकम अभी भी डबल नहीं हुई एटसेट्रा। तो ये आपने एक आयरनी शो कर दिया है। इस इस तरीके की अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे, ट्रस्ट मी दैट विल हेल्प यू अ लॉट। फर्स्ट डे से आपकी आंसर राइटिंग में क्वालिटी होगी। अब एक दिन में तो कोई जंग जीती नहीं जाती है ना? ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आपको किसी मंजिल, जो कोट है वो बता ही रहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख में कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। हर बच्चे को पता है कि एक आंसर राइटिंग ऐसा-ऐसा होना चाहिए, लेकिन करना पड़ेगा आपको, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो मेरा सजेशन ये है कि आप कुछ आज 20 क्वेश्चंस देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा आप, उन 20 क्वेश्चंस का सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखिएगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुरू करते हैं। शुरुआत के इंट्रोडक्शन खराब होंगे, फिर उन्हीं क्वेश्चंस पे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उन्हीं क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन लिखिएगा। सो यहाँ से आंसर राइटिंग की जर्नी को शुरू करेंगे। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप अगर एक बहुत ही फ्रेश बच्चे हैं जो 2024 की परीक्षा लिख रहे हैं, 25 की परीक्षा लिख रहे हैं, 26 की परीक्षा लिख रहे हैं, आपको समय लगेगा वो समझने के लिए, बट कहीं न कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग की शुरुआत को और तोड़ देते हैं, पूरा एक आंसर एक साथ नहीं लिखते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखिएगा आप अगले 10, 15, 20 दिनों तक। जहाँ जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, बस उसका इंट्रोडक्शन। मुझे वो 3-4 लाइन से मतलब है। एक बार आप उसकी मास्टरी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, उस पे जाएँगे कि इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स और सब पार्ट्स होने चाहिए। क्या 2 पार्ट पूछे हैं, या 3 पार्ट पूछे हैं, कि 4 पार्ट पूछे हैं, कितनी हेडिंग्स आपको डालनी है। सो इसी वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे मिलता हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊँगा कि क्वेश्चन को अलग-अलग पार्ट्स में कैसे तोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखो, मेरा मानना ये है कि देश का हर जो युवा है उसमें बहुत बड़ी काबिलियत है, वो अपने सपने पूरे कर सकता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के पीछे कुछ परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है, कभी नॉलेज कंस्ट्रेंट आ जाता है, कभी डायरेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन 1000 से ज्यादा बच्चों को पिछले 5 साल में यूपीएससी की परीक्षा पास कराने में मैंने मदद की है, और आप सबका बड़े भाई होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आपके साथ ये शेयर करने के लिए कि जो भी बच्चा मुझसे फाउंडेशन की क्लासेस लेना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो आईएएस बनना चाहता है, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो हम एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप आपके लिए लेके आ रहे हैं। जिस भी बच्चे को वो स्कॉलरशिप एनरोल करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उसको बहुत अच्छे से भरो। एक स्कॉलरशिप का छोटा सा हम टेस्ट लेंगे आपका, और जिस टेस्ट में जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। सो आओ यूपीएससी की परीक्षा शुरू करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। थैंक यू।